नमस्ते। क्या ये यकीन करने लायक है कि अब भारत की नई टैक्स प्रणाली में 12.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की सैलरी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है? जी हाँ, ये सच है। आज हम असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सैलरी पर लगने वाले टैक्स में जो बड़े और सच कहूं तो चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं, उन्हें एक एक करके समझने वाले हैं। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक नई टैक्स रियलिटी क्या है, फिर वो 12.5 लाख वाला सवाल क्या है, पुरानी और नई व्यवस्था में क्या फर्क है ये समझेंगे, एक परक्विजिट रेवोल्यूशन आया है उस पर बात करेंगे, और आखिर में हम सब के लिए इसमें क्या जरूरी बातें हैं वो देखेंगे। हाँ, यही वो नंबर है, 12,75,000 रुपए। 2025 के बजट के बाद तो हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। इसने जितना उत्साह पैदा किया उतना ही कंफ्यूजन भी खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए 12.75 लाख का जीरो टैक्स वेतन आखिर मुमकिन कैसे हुआ? पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन ये तो गलती नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और बहुत ही पावरफुल पॉलिसी का नतीजा है, जिसे टैक्स को आसान बनाने और लाखों लोगों पर से टैक्स का बोझ कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं एक नई टैक्स सच्चाई की। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव जो समझना है वो ये है कि न्यू टैक्स रेजिम, जिसे हम एनटीआर भी कहते हैं, अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा। अब से ये हर एक टैक्स पेयर के लिए ऑटोमेटिक मतलब कि डिफॉल्ट सिस्टम बन गया है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनने के लिए बाकायदा फॉर्म भरकर नहीं देता तो उसकी कंपनी का पेरोल सिस्टम उसे अपने आप ही नई टैक्स व्यवस्था में डाल देगा और टैक्स भी उसी के हिसाब से कटेगा। ये अब ऑटोमेटिक है। तो फिर वो 12.5 लाख वाला सवाल कि ये जीरो टैक्स का जादुई आंकड़ा आखिर आया कहां से? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है स्मार्ट मैथ। और ये मैथ काम करता है दो बड़े फायदों पर जो सिर्फ और सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था में ही मिलते हैं। और इसका पूरा हिसाब किताब ये रहा। देखिए, स्टेप 1 ग्रॉस सैलरी है 12,75,000। स्टेप 2 इसमें से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दीजिए तो अब टैक्सेबल इनकम बची 12 लाख। स्टेप 4 इस पर टैक्स बना 60,000 रुपए। और अब आता है असली खेल। स्टेप 5 में सेक्शन 87A के तहत पूरे 60,000 की रिबेट यानी छूट मिल जाती है। नतीजा स्टेप 6 फाइनल टैक्स 0। तो अब जरा पुरानी और नई व्यवस्था के बीच का ये बड़ा समझौता समझते हैं। नई व्यवस्था में ये जबरदस्त फायदे तो हैं, लेकिन ये मुफ्त में नहीं मिलते। इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक बड़ा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। देखिए, ये असल में टैक्स की दुनिया के दो अलग अलग रास्ते हैं। पुरानी व्यवस्था एक डिडक्शन बेस्ड सिस्टम थी, मतलब आप कुछ खास निवेश या खर्चे करते थे तो आपको टैक्स में छूट मिलती थी। वहीं नई व्यवस्था एक रेट बेस्ड सिस्टम है। यहाँ कम टैक्स रेट हैं और कुछ सीधे सीधे फायदे हैं सबके लिए बराबर, कोई झंझट नहीं। अब ये टेबल इस पूरे खेल को एकदम साफ कर देती है। नई व्यवस्था में देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 हो गया। टैक्स रिबेट जो पहले 5 लाख की इनकम पर सिर्फ 12,500 थी, अब 12 लाख की इनकम तक 60,000 हो गई है। नतीजा प्रभावी टैक्स फ्री इनकम 12,75,000। लेकिन इसके बदले में HRA, ATC, ATD और होम लोन के ब्याज जैसी सारी बड़ी कटौतियां छोड़नी पड़ती हैं, जो पुरानी व्यवस्था की जान थी। तो इस सबका मकसद क्या है? एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार आम लोगों के लिए टैक्स कैलकुलेशन को आसान बना रही है और साथ ही साथ कंपनियों के लिए टैक्स का हिसाब किताब रखने के झंझट को भी कम कर रही है। मतलब दोनों के लिए जिंदगी थोड़ी आसान करने की कोशिश है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हेडलाइंस के पीछे एक और बहुत बड़ा एक छिपा हुआ बदलाव भी है। इसे हम परक्विजिट रेवोल्यूशन कह सकते हैं, और ये कंपनियों के लिए टैक्स एफिशिएंट सैलरी बनाने के बिल्कुल नए रास्ते खोलता है। इसे समझने के लिए पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब जानना जरूरी है। ये वो कर्मचारी होता है जिसके कुछ खास पर्क्स जैसे कंपनी की कार टैक्सेबल होते हैं। अब तक क्या होता था कि इस कैटेगरी में आने की जो इनकम लिमिट थी वो इतनी पुरानी और कम थी कि लगभग हर कोई इसमें आ जाता था। वो लिमिट थी सिर्फ 50,000 रुपए सालाना। जरा सोचिए, ये लिमिट साल 2001 में तय हुई थी और तब से कभी बदली नहीं गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इतने सालों में लगभग हर सैलरीड एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गया और कंपनी से मिलने वाले फायदे यानी पर्क्स उसकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ने लगे। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 2026-27 से इस लिमिट को सीधा 8 गुना बढ़ा दिया गया है। 50,000 से बढ़ाकर इसे कर दिया गया है 4 लाख रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। तो जिन कर्मचारियों की मॉनेटरी सैलरी मतलब नकद वेतन 4 लाख तक हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही कीमती पर्क्स अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गए हैं। कौन कौन से? जैसे कंपनी की गाड़ी का इस्तेमाल, घर के काम के लिए माली या सफाई कर्मचारी की सेवाएं, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा और यहाँ तक कि गैस, बिजली और पानी का बिल भी। और यहीं पर एक परक्विजिट क्लिफ बन जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी की सैलरी 4 लाख से थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो ये सारे हजारों रुपए के पर्क्स अचानक से टैक्सेबल हो जाएंगे। ये HR टीमों के लिए एक बहुत जरूरी बात है जिस पर उन्हें बहुत ध्यान देना होगा।
तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए इससे क्या जरूरी बातें निकल कर आती हैं। मतलब एक्शन लेने लायक पॉइंट्स क्या हैं। कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बातें। पहली, ज्यादातर लोगों के लिए गणित के हिसाब से नई टैक्स व्यवस्था ही बेहतर है। दूसरी, वो जो 80C में निवेश करके टैक्स बचाने का जमाना था वो अब बहुत से लोगों के लिए खत्म हो गया है। तीसरी, अब निवेश के फैसले टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए लेने चाहिए। और हाँ, पुरानी व्यवस्था सिर्फ तभी चुने जब HRA और होम लोन की कटौती बहुत ही ज्यादा हो। अब कंपनियों के लिए क्या जरूरी कदम है। सबसे पहले अपने पेरोल सिस्टम को अपडेट करें ताकि TDS के लिए NTD डिफॉल्ट रहे। दूसरा, अब हर किसी से इन्वेस्टमेंट प्रूफ यानी फॉर्म 12BB मांगना बंद करें, इसे एक ऑप्ट इन प्रोसेस बनाएं। तीसरा, जो कर्मचारी 4 लाख की सैलरी के आसपास हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करें। और चौथा, अगर किसी को एरियर यानी बकाया दे रहे हैं तो उससे पहले फॉर्म 10E फाइल करवाना जरूरी बनाएं। एक बहुत ही जरूरी बात जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ये जो 12,75,000 की टैक्स फ्री लिमिट है, ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी से होने वाली इनकम पर लागू होती है। इसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर स्टॉक या म्यूचुअल फंड से कोई कमाई होती है तो उस पर टैक्स अलग से लगेगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़ी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था ज्यादातर लोगों के लिए टैक्स बचत वाले निवेशों को कम आकर्षक बना रही है। तो क्या ये 80C के युग का अंत है? क्या ये नया बदलाव भारत में लोगों के पैसे बचाने और निवेश करने की आदतों को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत में सैलरी पर लगने वाले टैक्स के नियमों में हुए कुछ बहुत ही बड़े बदलावों की गहराई में उतरने वाले हैं। शायद अब तक के सबसे बड़े बदलाव। हाँ, बिल्कुल। ये नियम असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू हो चुके हैं और ये सिर्फ मतलब नंबरों का हेरफेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टैक्स भरने के पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं। जी, हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2025 की रिपोर्ट है, सरकारी नोटिफिकेशंस हैं और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका भी पूरा ब्यौरा है। तो आज हमारा मिशन यही है कि इन जटिल दस्तावेजों की गुत्थी सुलझाई जाए और ये समझा जाए कि एक आम कर्मचारी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की HR पॉलिसी तक इन बदलावों का असल मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, सरकार ने 2 बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए दांव खेले हैं। हाँ, 2 बड़े दांव। पहला तो ये कि नई टैक्स व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन गई है, मतलब सबकी पहली पसंद। जी। और दूसरा, कंपनी की तरफ से मिलने वाली कुछ सुविधाओं पर, जिन्हें परक्विजिट्स कहते हैं, उन पर टैक्स के नियमों में एक तरह की क्रांति ला दी गई है। और ये दोनों बदलाव आपस में ऐसे जुड़े हैं कि एक को समझे बिना दूसरे का असर जानना नामुमकिन है। ये एक नई बिसात है जहां पुराने नियम काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस नई बिसात की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं, जो हर अखबार की हेडलाइन थी। हाँ, वो तो सबने सुनी। 12.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये आंकड़ा सुनने में जादुई लगता है, पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा? ये असल में नई टैक्स व्यवस्था माने NTR में मिलने वाली 3 अलग अलग रियायतों का एक बहुत स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, मतलब 3 चीजों को मिलाया गया है। बिल्कुल। समझिए कि सरकार ने 3 छोटे छोटे तोहफे दिए हैं जो मिलकर एक बड़ा इनाम बन जाते हैं। अच्छा, तो वो 3 तोहफे क्या हैं? एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहला तोहफा है बढ़ी हुई बेसिक छूट। पहले जो टैक्स फ्री इनकम की एक लक्ष्मण रेखा थी वो 3 लाख रुपए थी। जी। उसे अब बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 4 लाख तक की कमाई पर तो कोई सवाल ही नहीं, तो सीधा है। दूसरा क्या है? दूसरा तोहफा खास तौर पर सैलरी वाले लोगों के लिए है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपए का एक छोटा सा बोनस जैसा था, हाँ 50,000, उससे अब बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। ओके, 25,000 का इजाफा। और तीसरा जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जी बिल्कुल, तीसरा और सबसे बड़ा तोहफा है धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट। पहले ये 7 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर सिर्फ 25,000 थी, है ना? बिल्कुल, 25,000 रुपए थी, जो अब 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर सीधे 60,000 रुपए हो गई है। अरे वाह, ये तो दुगने से भी ज्यादा है। जी। तो यही वो असली इंजन है जो इस 12.5 लाख वाली गाड़ी को खींच रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ जरूर। मान लीजिए किसी की सैलरी 12,75,000 रुपए है। अब क्या होगा? हाँ, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। तो कुल सैलरी है 12,75,000। जी। इसमें से सबसे पहले आप वो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दीजिए। ठीक है, तो बची 12 लाख। बिल्कुल, आपकी टैक्सेबल इनकम बची 12 लाख। अब नए स्लैब के हिसाब से इस 12 लाख पर आपका कुल टैक्स बनता है ठीक 60,000 रुपए। और यहीं पर वो तीसरा तोहफा, वो रिबेट काम आती है। एग्जैक्टली। जैसे ही सिस्टम ने देखा कि आपका टैक्स 60,000 बना है, धारा 87A की रिबेट एक्टिवेट हो गई और उसने आपको पूरे 60,000 की छूट दे दी। तो नतीजा आपका फाइनल टैक्स हुआ 0। तो 12,75,000 की सैलरी पर 0 टैक्स। ये तो कमाल का गणित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मीडिया ने इसे मध्यम वर्ग के लिए गेम चेंजर बताया। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सरकार अचानक इतनी मेहरबान क्यों हो गई?
क्या ये सिर्फ टैक्स कम करने की बात है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? ये सिर्फ एक टैक्स कटौती नहीं है, ये व्यवहार बदलने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। व्यवहार बदलने की? हाँ, सरकार सालों से लोगों को कह रही थी कि नई टैक्स व्यवस्था अपनाओ, ये सरल है, लेकिन लोग पुरानी व्यवस्था में मिलने वाली एचआरए और एटीसी जैसी कटौतियों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। सही बात है, वो आदत थी। तो इस बार सरकार ने एनटीआर को इतना आकर्षक बना दिया है कि ज्यादातर लोगों के लिए अब पुरानी व्यवस्था के झंझट में पड़ना मतलब गणितीय रूप से बेवकूफी होगी। तो ये एक तरह से अनुपालन मतलब कंप्लायंस को आसान बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल। मतलब सरकार ने एक ऐसी नई चौड़ी और तेज हाईवे एनटीआर बना दी है कि अब बहुत कम लोग पुरानी तंग और गड्ढों वाली सड़क यानी ओटीआर पर जाना चाहेंगे। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। तो फिर इस पुरानी सड़क को रखा ही क्यों है? अब पुरानी टैक्स व्यवस्था किसके लिए फायदेमंद हो सकती है? देखिए, अब पुरानी व्यवस्था एक विंटेज कार की तरह हो गई है। अच्छा। देखने में अच्छी लगती है, कुछ शौकीन लोग ही इसे रखेंगे और संभालेंगे, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए ज्यादातर लोग नई ऑटोमेटिक गाड़ी ही चलाएंगे। तो ये शौकीन लोग कौन है जिन्हें अब भी ओटीआर से फायदा हो सकता है? ये वो गिने चुने लोग हैं जिनकी टैक्स बचाने वाली कटौतियां बहुत ज्यादा हैं। मुख्य रूप से 3 चीजें जो नई हाईवे पर नहीं मिलती। कौन सी 3? पहला, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए पर छूट। दूसरा, होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की भारी छूट। और तीसरा? 80C वाला निवेश। हाँ, और तीसरा धारा 80C 80D के तहत किए गए निवेश, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड, बीमा, ELSS वगैरह। लेकिन पहले तो बहुत से लोग थोड़ा बहुत एचआरए और कुछ निवेश दिखाकर ओटीआर में फायदा उठा लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट यानी वो बिंदु जहां ओटीआर फायदेमंद होना शुरू होता है, वो बहुत ऊपर चला गया है। कितना ऊपर? अब आपको ओटीआर से फायदा उठाने के लिए एक महंगे शहर जैसे मुंबई या दिल्ली में बहुत ज्यादा किराया देना होगा और साथ में आपका एक बड़ा होम लोन भी चलना चाहिए। अच्छा, मतलब दोनों चीजें एक साथ? जी, जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तब जाकर शायद ओटीआर आपके लिए बेहतर विकल्प बनेगा। ज्यादातर लोगों के लिए तो एनटीआर के अंदर ही इतने फायदे हैं कि उन्हें ये सब दस्तावेज इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एनटीआर vs ओटीआर का गणित तो काफी हद तक साफ हो गया। जी, लेकिन हमारे सोर्सेज में एक और छिपी हुई बात थी जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, पर यह विशेष रूप से एचआर विभागों के लिए सिरदर्द या एक नया अवसर बन सकती है। हाँ। वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या निर्दिष्ट कर्मचारी वाली बात क्या थी? हाँ, ये इस बदलाव का वो हिस्सा है जो हेडलाइंस में नहीं आया, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। बताइए। देखिए, दशकों से एक नियम था कि कुछ खास सुविधाएं जैसे कंपनी की दी हुई गाड़ी, ड्राइवर, घर का नौकर या बच्चों की पढ़ाई का खर्च, हाँ, ये सब परक्विजिट्स हैं। इन पर टैक्स सिर्फ निर्दिष्ट कर्मचारियों को ही देना पड़ता था। 1 मिनट, और इस कैटेगरी में आने के लिए सैलरी की लिमिट क्या थी? आप सुनकर हैरान रह जाएंगी, ये लिमिट थी सिर्फ 50,000 रुपए सालाना। क्या? 50,000 सालाना? मतलब महीने का 4,000 रुपए से भी कम? जी। ये तो मजाक लगता है। ये नियम तो दशकों से बदला ही नहीं गया होगा। इसमें तो चपरासी से लेके सीईओ तक लगभग हर कोई आ जाता होगा। बिल्कुल, ये एक तरह से बेमानी नियम बन चुका था, लेकिन अब सरकार ने इसे एक झटके में 8 गुना बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। 8 गुना मतलब 4 लाख रुपए। तो इसका मतलब जिन कर्मचारियों का मॉनेटरी वेतन मतलब भत्ते वगैरह छोड़कर 4 लाख तक है, उनके लिए कंपनी की महंगी गाड़ी, ड्राइवर, ये सब सुविधाएं अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई हैं। कमाल है। एग्जैक्टली। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे हमारे स्रोत परक्विजिट क्लिफ या सुविधाओं की खड़ी चढ़ाई कह रहे हैं। ये एक तरह का जाल है। ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए एक जूनियर डिजाइनर है रिया, उसकी सैलरी है 3,90,000। ठीक है, 4 लाख से कम। उसे कंपनी से कार की सुविधा मिली है जिसकी सालाना कीमत मान लीजिए 40,000 रुपए है। चूंकि उसकी सैलरी 4 लाख से कम है, ये सुविधा उसके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री है। वो खुश है? बहुत खुश है। अब उसके अच्छे काम के लिए कंपनी उसे 20,000 का इंक्रीमेंट देती है। उसकी सैलरी हो जाती है 4,10,000। वो तो पार्टी करने निकल जाती है। जाहिर है, सैलरी जो बड़ी है। लेकिन अगली सैलरी स्लिप देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? उसकी टेक होम सैलरी बढ़ने की जगह घट गई है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हुआ कि वो 20,000 का इंक्रीमेंट उसे उस 4 लाख रुपए की खाई के पार ले गया। ओहो। अब वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन गई है। जो 40,000 की कार की सुविधा पहले टैक्स फ्री थी, अब वो भी उसकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ गई है। तो 20,000 की वेतन वृद्धि के चक्कर में उसकी टैक्सेबल इनकम असल में 60,000 बढ़ गई। बिल्कुल। 20,000 सैलरी और 40,000 कार की सुविधा, उसका इनाम ही उसकी सजा बन गया। ओह वाह, तो ये तो एक ट्रैप है। मतलब अब कंपनियां और एचआर विभागों को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। 4 लाख के आसपास सैलरी वाले कर्मचारियों को कैश इंक्रीमेंट देना खतरनाक हो सकता है। हाँ, उन्हें शायद सुविधाओं के रूप में बढ़ोतरी देना ज्यादा समझदारी होगी। ये कंपनियों की पूरी कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटेजी को बदलने पर मजबूर कर सकता है। ये परक्विजिट क्लिफ तो वाकई एक जाल जैसा है। मुझे यकीन है कि ऐसी ही और भी गलतफहमियां होंगी जो इन नए नियमों के साथ फैल रही हैं। बहुत सारी हैं। चलिए कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं। पहला मिथक, 12.5 लाख तक की आय हर हाल में 100% टैक्स फ्री है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है।
ये छूट सिर्फ आपकी सामान्य स्लैब दरों वाली आय जैसे कि सैलरी पर लागू होती है। अच्छा, मतलब अगर आपकी आय में कहीं से विशेष दरों वाली आय जैसे शेयरों से हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG जैसा कोई स्पेशल मेहमान आया है तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही। अच्छा, तो उस पे रिबेट नहीं है? जी नहीं। मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख है और 3 लाख का LTCG है तो सैलरी पर टैक्स 0 होगा, लेकिन उस 3 लाख के कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा मिथक जो मैंने सुना है, ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा अब सभी के लिए 25 लाख रुपए हो गई है। ये भी सरासर गलत है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो सही क्या है? निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की कानूनी सीमा आयकर अधिनियम के तहत आज भी 20 लाख रुपए ही है। तो ये 25 लाख की बात कहाँ से आई? ये जो 25 लाख की बात हो रही है वो केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक प्रशासनिक नियम है जो महंगाई भत्ता 50% पार करने पर लागू होता है। इसका प्राइवेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। जी। तो इन सब बदलावों और मिथकों के बीच अब कंपनियों और कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक कदम क्या हैं? उन्हें असल में अब करना क्या है? कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs हैं जो अब बहुत जरूरी हो गए हैं। जैसे कंपनियों के लिए मतलब HR वालों के लिए सबसे पहला काम अपने पेरोल सॉफ्टवेयर को बिना सोचे समझे बाय डिफॉल्ट NTR पर सेट कर दें। लेकिन अगर किसी को OTR चाहिए तो? यहीं पर दूसरा कदम आता है, संवाद। सिर्फ सिस्टम बदलना काफी नहीं है, कर्मचारियों को साफ साफ बताना होगा कि अब डिफॉल्ट रास्ता NTR है। अगर आपको पुरानी सड़क पर जाना है तो आपको हमें बताना होगा। हाँ, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर किसी ने OTR के हिसाब से बड़ा होम लोन ले रखा है और उसे अप्रैल की सैलरी में अचानक बड़ा टैक्स कट दिखेगा, दफ्तर में घबराहट फैल सकती है। सही बात है। और हम कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना है? कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप OTR चाहते हैं तो आपको अपने नियोक्ता को औपचारिक रूप से फॉर्म 12BB के जरिए बताना होगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप खुद ब खुद नई व्यवस्था की ट्रेन में बैठ जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आपने OTR के हिसाब से निवेश कर रखा है तो आपकी इन हैंड सैलरी कट जाएगी। और एक प्रक्रियात्मक बात भी थी फॉर्म 10E के बारे में जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। हाँ, और ये अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आपको बकाया वेतन माने अरियर्स पर टैक्स राहत चाहिए जो धारा 89 के तहत मिलती है जी, तो उसके लिए अब आपको अपना रिटर्न फाइल करने से पहले ऑनलाइन जाकर एक प्री अप्रूवल टिकट लेना पड़ता है जिसे फॉर्म 10E कहते हैं। पहले बाद में भी कर देते थे लोग। हाँ, लेकिन अब सिस्टम बहुत सख्त है। बिना टिकट के सिस्टम आपको रिलीफ वाली ट्रेन में चढ़ने नहीं देगा। राहत का दावा अपने आप खारिज हो जाएगा। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि टैक्स प्रणाली 2 बड़े स्तंभों पर पूरी तरह बदल गई है। जी। एक तरफ NTR अब ज्यादातर लोगों के लिए एक सरल हकीकत है और दूसरी तरफ परक्विजिट्स का नया नियम वेतन की संरचना में एक नया रणनीतिक आयाम जोड़ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और जूम आउट करके देखें तो एक बड़ा चलन भी दिखाई देता है। वो क्या? सरकार अब उच्च मूल्य वाले निवेशों पर टैक्स छूट खत्म कर रही है, जैसे प्रोविडेंट फंड में बड़े योगदान और महंगी बीमा पॉलिसियों पर। अच्छा। वहीं ग्रेच्युटी और मृत्यु लाभ जैसे जो मुख्य सामाजिक सुरक्षा के फायदे हैं उन्हें दोनों व्यवस्थाओं में सुरक्षित रखा गया है। ये बचत पर छूट से हटकर सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का एक स्पष्ट संकेत है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छूट जाते हैं। ये सारे बदलाव तो 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत हो रहे हैं जो खुद अपने आखिरी दिन गिन रहा है। सही बात है। हमारे सूत्रों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2027-28 से एक बिल्कुल नया सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है। वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की इस पूरी उलझन को खत्म करके एक टैक्स ईयर का सीधा साधा कॉन्सेप्ट लाएगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो सवाल ये है कि ये अगला बड़ा विधायी परिवर्तन हमारी और लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच को कैसे और कितना बदल सकता है। Alright, if you earn a salary in India, you need to listen up, because the tax rules have just gone through a massive overhaul. Starting with the financial year 2025-26, the game has completely changed. This isn't some small tweak. It's going to directly impact the money you take home. So let's get right into it and break down what this all means for you. Okay, let's start with the headline number, the one that's got everyone talking. 12,75,000 rupees. Under the brand new rules, this is the annual salary you can earn and, believe it or not, potentially pay zero income tax. Yes, you heard that right. Absolutely zero. So, the big question is, how on earth is that possible? Well, over the next few minutes, that's exactly what we're going to do. We're going to show you the math, we're going to talk about what you have to give up to get this benefit, and we'll give you a super simple way to figure out the best path for your money. Of course, anytime you hear a number that sounds that good, you have to ask yourself, okay, what's the catch?
And honestly, it's not so much a catch as it is a choice. A really, really important choice that you now have to make about your finances. So let's start by tearing down that amazing number. How can you earn almost 13 lakhs and not pay a single rupee in tax? Well, the magic isn't really magic at all. It's all down to 3 key changes in the tax system. The way I like to think about it is that this whole zero tax benefit is built on 3 really strong pillars. First, they've beefed up the standard deduction. Second, they've totally redesigned the tax slabs with lower rates. And the third pillar, this is the big one, is a massively expanded tax rebate under Section 87A. Think of that as a direct discount on whatever tax you owe. Put them all together, and you get this incredible opportunity. And here's the actual math step by step. Let's say your salary is exactly 12,75,000. Right off the top, you subtract the new standard deduction of 75,000. That brings your taxable income down to a nice round 12 lakhs. Now, based on the new tax slabs, the tax on 12 lakhs works out to exactly 60,000 rupees. But here's the kicker. That supercharged rebate we just talked about, it gives you a 60,000 rupee discount. So 60 minus 60, your final tax bill is a big fat 0. Pretty cool, right? Okay, so how do you get in on this? Well, this leads us to the core decision you have to make. From now on, there are basically 2 different tax systems running side by side. One is the new automatic default path, and the other is the old path, which you now have to actively choose. And this is maybe the most critical piece of information in this entire explainer. The system that gives you all these great benefits, the new tax regime, or NTR, is now the default for everybody. You are automatically in it. You don't have to lift a finger. The only way you're not in it is if you specifically tell your employer you want to opt out. So let's put these 2 paths side by side. You've got the new regime, the default path. It's designed to be simple with lower tax rates and these huge benefits just baked right in. Then you've got the old regime, the one you have to opt into. It's got higher tax rates, but it's the one that lets you claim all those deductions for things like rent, investments, and home loans, but it also means more paperwork. And this brings us to what I'm calling the great deduction trade-off. The government is essentially offering everyone a deal. They're saying, hey, take our new simple system with its massive built-in tax breaks. The only catch? You have to agree to give up most of those old deductions you're used to. This table shows you the deal in black and white. If you stick with the default new regime, you get that bigger standard deduction and the powerful rebate. Awesome! But look at what you give up. The big ones. Your HRA exemption for rent? Gone. All those popular Chapter VIA deductions like ADC and ADD? Gone. The big deduction for home loan interest? Also gone. To get those back, you have to formally opt in to the old regime. Now hold on, because there's another major change that's kind of flying under the radar, but it's a really big deal. It's a complete revolution in how employee perks, or perquisites, are taxed. To get this, you need to understand this old-school tax term, specified employee. For decades, the rule was that if your cash salary was over a certain limit, you became a specified employee, and a bunch of perks, like a company car, would suddenly become taxable. Now that old limit was just 50,000 rupees a year. It was set ages ago, so basically everyone was a specified employee. But check this out. The government has just increased that limit from 50,000 to 4 lakh rupees a year. That's an 8-fold jump. So what does this mean? It's huge! For any employee whose cash salary is 4 lakhs or less, a whole bunch of really valuable perks are now totally tax-free. We're talking about a company car, a sweeper or gardener provided by the company, even school fees for your kids paid by your employer. None of it adds a single rupee to your taxable income. But this also creates a really interesting and kind of weird situation that people are calling a perk visit cliff. Think about it. A small raise that pushes your salary from, say, 3,90,000 to just over 4 lakhs could suddenly make a 50,000 rupee perk taxable. You could actually end up with less take-home pay after a raise. This is definitely a new thing to think about during salary negotiations.
Okay, with all these big changes, there are a couple of new rules you absolutely have to follow to make sure you don't get caught out or pay more tax than you need to. Let's run through them really quick. First, remember the name, Form 12BB. This is critical. If you decide the old regime is better for you, you must give this form to your employer to officially opt out of the default system. If you forget, your employer has no choice but to deduct tax based on the new regime, which might mean less cash in your monthly paycheck. Second is Form 10E. This is for anyone who receives salary arrears, back pay from a previous year. The rule here is incredibly strict. You must file this form online before you file your income tax return. Not during, not after, but before. The system checks for it automatically, and if it's not there, your claim for tax relief is rejected on the spot. All right. We've gone through the numbers, the trade-offs, the perks, and the paperwork. So let's tie it all together and give you a simple way to make that final choice with total confidence. Honestly, it all comes down to asking yourself one single question. The new regime gives you this massive head start in tax savings right out of the gate. So the question is, are your deductions, and we're talking really big ones, from super high rent or a huge home loan, are they valuable enough to make giving up that head start worthwhile? And here's the bottom line. For the vast, vast majority of salaried people, the math just works out. The new tax regime is designed to be the better deal. So for most of you, you can just stick with the default and be completely confident that you're making the smart, mathematically superior choice. The stated goal for all of these changes was to make the tax system simpler for everyone. So I'll just leave you with this question to think about. Based on everything we've just discussed, do you feel like things have gotten simpler for you? It's a huge change that's going to affect millions, and its real impact is a story that's really just beginning.